हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला। यानी कि जिन स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से संस्कृत सीखना है, क्लास सिक्स्थ या फिर उसके आगे तक, जितनी भी आगे तक आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। तो क्या होती है संस्कृत वर्णमाला, देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम बचपन में ABCD, अनार का, आम का, ये सब सीखते हैं, वैसा ही संस्कृत सीखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है संस्कृत वर्णमाला सीखने की। तो चलिए आइए सीखते हैं संस्कृत वर्णमाला। थोड़ा ज़्यादा हो गया है लेकिन मज़े लेते हैं। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है वैसे ही दोस्तों संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। उसमें दो चीज़ें होती है। पहले नंबर पे आती है स्वर, या फिर ऐसा कह लें कि पहले नंबर पे आते हैं स्वर और दूसरे नंबर पे आते हैं व्यंजन। अब आप व्यंजन को जानते हैं, स्वर को भी आप जानते होंगे, लेकिन स्वर को संस्कृत में कहने लग जाते हैं अच, और व्यंजन को संस्कृत में कहने लग जाते हैं हल। तो ये क्या क्या कहने लगे हैं आपने देख लिया है। संस्कृत में स्वर को कहेंगे अच और व्यंजन को कहेंगे हल। बस दो ही वर्ड आपको सीखना है। इसके बाद का आप ऑलरेडी बचपन से जानते हुए आए हैं, यानी कि जो हिंदी में आपने वर्णमाला पढ़ी है ना दोस्तों, वही संस्कृत में है। तो अगर बात आती है कि हमने पहले से ये पढ़ रखा है तो हम संस्कृत में वर्णमाला क्यों पढ़े, हाँ। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीका मिला है। आपको पढ़कर समझ में आएगा, वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं स्वर। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आगे आपको संस्कृत पढ़ना आएगी, समझना आएगी। आप संस्कृत को समझने लग जाएंगे तो सेंटेंस भी बना पाएंगे। तो संस्कृत में हर एक चीज़ याद कर पाना आपके लिए ईजी रहेगा। इसलिए बिना कुछ सोचे आप सिर्फ अच्छे मन से सीखिए क्या होता है स्वर। बाकी तो हम देख लेंगे दुनिया की 12 की ढेर। चलो देखते हैं क्या है पहला स्वर। स्वर को हम कह लेते हैं अच। तो ये जो अच है दोस्तों, ये वही स्वर है अनार का, यानी कि अ, उसके बाद आम का, फिर बोलते जाइए बचपन की तरह, हमारा बचपन फिर से लौट के आएगा। इमली का, ईक का, उसके बाद क्या आता है उल्लू का, ऊन का। लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन विश्वास करिए दोस्तों, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको संस्कृत की आगे की चीज़ें भी इतनी ईजीली आने वाली है। इसके बाद क्या आता है ऋषि का आ जाता है, एड़ी का आता है, फिर आता है ऐनक का, फिर आता है ओखली, फिर औ, और उसके बाद आता है अम और आहा। तो इन अच यानी कि स्वर में कितने शब्द होते हैं हम एक बार गिन लेते हैं। ये भी हमारे जनरल नॉलेज के लिए हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों अच में 13 स्वर हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है व्यंजन में। व्यंजन का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ खाने की चीज़ें हैं। व्यंजन खाने की चीज़ों को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यंजन जो है वो हल के नाम से मिलने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संस्कृत। और संस्कृत में आपको पंडित विद्वान बनना है तो ये ज़रूर सीखना पड़ेगा क्या होते हैं हल। अब आप बोलोगे कि सर तो वही पढ़ाने वाले हैं, कमल का, खरगोश का, गमले का, घड़ी का, इसमें क्या नया है, हम ऑलरेडी बचपन से तो सीख के आए हैं। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ से आपकी फिल्म चालू होती है। क्या होता है इसमें, हम सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। जो पहली लाइन जो आती है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं क वर्ग। मतलब हुआ ये है कि हर एक लाइन के शुरू में जो वर्ड आएगा उसको, उस शब्द को, उस पूरी लाइन का हीरो बना दिया, उसी के नाम से पूरी लाइन को पहचानेंगे। तो पहले वाले वर्ग को कहेंगे क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या शब्द आते हैं देख लेते हैं। आप मन ही मन में बोलो, आपको भी अच्छा लगेगा। क, फिर आता है ख, उसके बाद आता है ग, उसके बाद आता है घ, और आता है अंग। लेकिन आपने एक चीज़ देखी इस लाइन में कि हर एक वर्ड के नीचे मैंने इस तरीके से कुछ निशान बनाए हैं। ये निशान जो होते हैं शब्द को आधा कर देते हैं। यानी कि आप जब व्यंजन पढ़ते हैं संस्कृत में तो हर एक शब्द जो होता है आधा माना जाता है। यानी कि इस क के नीचे का ये जो निशान आप देख रहे हैं, इसको हटाना है तो इसमें अ को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि हर एक शब्द में अ जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम क को बोले तो अपने आप क अंदर से अ निकल रहा है, ख बोलोगे ख अंदर से अ भी निकलता है, यानी कि हर एक शब्द के साथ अ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम
शुद्ध व्यंजन वाले वर्ड लिखना चाहते हैं, इसलिए हर एक शब्द को हमने कर दिया है आधा। आधे को संस्कृत में बोलते हैं हस्व, यानी कि सारे शब्द जो हैं हस्व है। अब क की लाइन के बाद कौन सा आता है? अच्छा, यहाँ पर हमने देख लिया कि क वर्ग है, क ख ग घ अंग, ये बचपन की लाइनें तो याद आ गई दोस्तों। लेकिन क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल बताने वाले थे सर? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ड हैं, इन वर्ड का एक स्पेशल जो है कैटेगरी रखी है, इनको बोलते हैं कंठीय वर्ण। हैं सर जी ने क्या बोल दिया? ये कंठ्य वर्ण क्या है दोस्तों? कंठ्य वर्ण का मतलब हमारा कंठ यानी कि गला। अगर आप इन शब्दों को बोलकर देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके गले में जोर पड़ रहा है, क्योंकि ये शब्द आपके कंठ से निकलते हैं। क ख ग घ अंग। क्या बात कर रहे हो सर, सभी शब्द तो कंठ से निकलते हैं, लेकिन इन शब्दों को बोलोगे तो स्पेशली आपके गले में इम्पैक्ट पड़ेगा। आप बोल के देख सकते हैं, क ख ग घ अंग। उसके बाद की लाइन च वाली लाइन आती है, तो हम उसे कहेंगे च वर्ग। क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि यार हम इतना ऑलरेडी इसे जानते हैं, तो इतना स्पेशली क वर्ग या कंठ्य वर्ण या अलग से हम क्यों पढ़ें? तो संस्कृत में ये जो है कुछ फॉर्मूले की तरह काम करने वाला है। अब आप आगे चल के जब संधि समास वगैरह भी सीखेंगे तो ये ही जो है कैटेगरीज जो है अलग से मैंने बनाई है, ये काम आने वाली है एक फॉर्मूले की तरह। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मूले की तरह है जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। उसके लिए आपको चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो मैंने अंग्रेजों की तरह बोल दिया पढ़ेगा, लेकिन हम बोलते हैं पढ़ेगा। क्या होता है च वर्ग? च में आएगा च सबसे पहले, फिर आएगा छ, फिर आएगा ज, फिर आएगा झ, और फिर क्या आता? अय्या। तो अय्या को भी हम आधा कर देते हैं। अब सोचो कि च वर्ग में क्या स्पेशलिटी हो सकती है, हम इसको किस कैटेगरी में डालें? तो जो ये होता है इसको बोलते हैं तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण। तो यानी कि ये जितने भी शब्द हैं च छ ज झ अय्य, इनको आप बोल कर देखोगे तो हमारे मुंह में दांत के पीछे वाला जो हिस्सा होता है अंदर का, उसे हम बोलते हैं तालु। और ये शब्द जब आप बोल के देखोगे तो आपके उसी तालु पर जोर पड़ेगा हल्का सा, आप बोलकर देख सकते हैं। इसलिए इनका नाम दे दिया है तालव्य वर्ण। यानी कि आज से च वर्ग को तालव्य वर्ण के नाम से जानेंगे आप। उसके बाद की बात करते हैं, च वर्ग के बाद कौन सा आएगा? तो बताइए मित्रों, च वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा? तो आएगा ट वर्ग। ट वर्ग में क्या क्या आएगी? फिर से मन में बोल के देखिए। ट आता है, उसके बाद आता है ठ, फिर आता है ड, फिर आता है ढ, और आता है अण। ट वर्ग आपने देख तो लिया है मित्रों, लेकिन इसकी स्पेशल कैटेगरी अगर हम करें तो इसको कहेंगे मूर्ध्य वर्ण, या फिर ऐसा कह लें मूर्धन्य वर्ण। तो सर कंठे समझ में आ गया था, आपने बोला गला। तालु समझ में आ गया था, तालव्य वर्ण। ये मूर्धन्य क्या है? इसे वर्ड को तो हमने पहली बार देखा है। तो जो मूर्धन्य जो होता है, मूर्धन्य, हम इसको मूर्धनी भी कहते हैं। ये हमारे सर के हिस्से को बोलते हैं, यानी कि जिस तालु की आपने बात करी थी उस तालु के ऊपर वाला हिस्सा या फिर इस तालु के पीछे वाले हिस्से को हम मूर्धनी मान सकते हैं। तो जैसे ही आप ट ठ ड ढ अण बोल के देखेंगे तो तालु के पीछे वाला जो कोमल हिस्सा है हमारे मुंह के अंदर, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, इसलिए हम इसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। ट वर्ग के बाद आता है त वर्ग। त वर्ग में कौन से शब्द आते हैं? फिर से आप मेरे साथ मन में बोलिए। अगर आप मन में मेरे साथ में बोलेंगे तो आपको वीडियो में और इंटरेस्ट आएगा और बेहतर से बेहतर आप सीख पाएंगे। दोस्तों, संस्कृत सीखना आपके लिए कठिन काम नहीं रहेगा। बोल के देखते हैं क्या आता है। त, फिर आता है थ, फिर द, ध और न। बड़ा ही कैजुअल तरीके से बोल दिया है सर ने, लेकिन हमको क्या है, हम तो सीख लेते हैं। तो त वर्ग के वर्ड आ गए हैं त थ द ध न। तो इसको हम क्या उपाधि देने वाले हैं? तो इसको उपाधि देंगे दंत्य। सर जी हमको दंत्य का मतलब पता है। दंत्य मतलब दांत। आप त थ द ध न को बोल के देखेंगे तो आपका जो वर्ड का इम्पैक्ट आने वाला है वो आपके दांतों पर आने वाला है, इसलिए इस वर्ग को हमने कह दिया है दंत वर्ग।
अब भविष्य में कभी भी आप संधि समास सीख रहे हो और वहाँ पर शब्द आ जाए दंत्य, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए त वर्ग के शब्दों की बात हो रही है। या फिर तालव्य आ जाए तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए च वर्ग की बात चल रही है। तो इस तरीके से ये फॉर्मुलेशन आपके मन में काम करने वाले हैं। और इसी तरीके से संस्कृत में हम जो है सिस्टमेटिक तरीके से स्वर और व्यंजन यानी कि अच हल सीखने वाले हैं। इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है प वर्ग। प वर्ग में क्या आता है मित्रों, बताते जाओ। प आता है, फिर आता है फ, उसके बाद क्या आता है ब और भ और आता है म। प फ ब भ और म। जब आप इन शब्दों को बोलकर देखेंगे ना दोस्तों, तो इम्पैक्ट इस बार दांतों पे नहीं, इस बार आपके होठों पे आने वाला है। यहाँ पर जो होठ है ना दोस्तों, उसको हम कहेंगे संस्कृत में ओष्ठ्य वर्ण। सर जी तो बड़े अजीब है, पता नहीं कौन सी भाषा में हमको सिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके से आप बोर भी नहीं होने वाले हैं और आपको ये चीज़ आ जाने वाली है जो आपको आगे चल के महान बनाएगी, महान स्टूडेंट्स जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पर हमने प फ ब भ म को बोल दिया ओष्ठ्य वर्ण। जो है हमारा जो वर्णमाला के व्यंजन है लगभग खत्म होने वाले हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है। अब तक की चीज़ों में हमने देखा कि हर एक पंक्ति में, हर एक लाइन में 5 शब्द आ रहे थे, 1 2 3 4 5। अब 5 का ग्रुप बनना मुश्किल होगा, तो अगला जो ग्रुप है उसका कोई स्पेशल वर्ग नाम नहीं दिया है, सीधे हम लिख लेते हैं य बसता है, उसके बाद बसता है र, उसके बाद बसता है ल, और क्या बसता है दोस्तों व। जब आप य र ल और व को बोल के देखेंगे तो ये जो है आपके कंठ के लगभग आसपास से निकलने वाला जो है स्वर है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं अंतस्थ वर्ण। तो इतनी वीडियो देखकर आपको जो है ट्रिक तो समझ में आ गई होगी कि किस शब्द की उत्पत्ति शरीर में कहाँ से हो रही है। उसी के हिसाब से हम उसको उपाधि दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि यही तो संस्कृत का फॉर्मूलेशन है जो आपको आगे काम आने वाला है। अगर आपको संस्कृत सीखना है, समझना है ना, तो इस तरीके से आपको इनको याद करना होगा, जो हमको बचपन में बिल्कुल नहीं सिखाया गया है। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में आकर बताइए यस, हमको ऐसा नहीं सिखाया गया है। अगर आप यस लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा। इसके बाद 3 शब्दों का ग्रुप आता है श, श और स। इन 3 शब्दों को जब आप बोल के देखेंगे तो आपके मुंह से आपको गर्मी निकलने का एहसास होगा, श श स। तो इसी आधार पर इन वर्डों को बोल देते हैं ऊष्मणः वर्ण, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करने वाले ऊष्मण वर्ण, या फिर ऊष्मन बोल दो। उसके बाद की बात है, एक वर्ड आता है ह। जब भी हम ह बोलते हैं तो हमारे मुंह से सांस निकलती है, और जब सांस निकलती है तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं श्वास। तो इस वर्ड को बोलेंगे श्वास वर्ण। हलवाई के बाद आता है क्षत्रिय का, त्रिशूल का, यज्ञानी का। ये 3 वर्ड को हम स्पेशल मान के अलग कर लेते हैं, जो बाद में हमको याद रहेंगे। यहाँ पर आपके संस्कृत के अच और हल यानी कि स्वर और व्यंजन तैयार हो गए हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा ना दोस्तों, तो ये सब आपको तुरंत याद हो गया होगा। और मेरा विश्वास मानिए, आप पीठ थपथपाकर खुद को कांग्रेचुलेशन कहिए, क्योंकि आप एक सीढ़ी आगे बढ़ गए हैं संस्कृत को समझने में और सीखने में। अब आपको 2 ही लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ कि जो शब्दों के ऊपर बिंदी के रूप में आता है इस तरीके से, तो उसे कहते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा आगे संस्कृत पढ़ने में। और उसके बाद एक जो मात्रा के रूप में हम पढ़ते हैं आहा की मात्रा जिसको बोलते हैं, उस आहा की मात्रा को संस्कृत में कहते हैं विसर्ग। आपके टीचर लोगों से आपने बार बार सुना होगा विसर्ग। तो यहाँ पर मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि संस्कृत की वर्णमाला सीखना है तो स्वर को कहेंगे अच, व्यंजन को कहेंगे हल। अच तो वही शब्द हैं, यानी कि वही स्वर है जो हम बचपन में पढ़कर आए हैं अ से लेके आहा तक। लेकिन व्यंजन में जो हल है उसमें शब्द वही हैं, लेकिन उनको ह्रस्व कर दिया गया है। और हर एक पंक्ति यानी कि लाइन को हेडिंग दे दी है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जिससे हमको ये चीज़ें कैच करने में और इजी रहेगा। कब? जब हम संस्कृत को और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और इनकी एक एक उपाधि दे दी है, ये आप ज़रूर याद करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपको याद हो जाता है तो कमेंट में आकर बताएं। इसके बाद आ जाता है अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको संस्कृत के कुछ खास ऐसे वर्ड सिखाने वाला हूँ
जिनका आपकी बुक में बार बार आना होता है। मतलब आप अपनी बुक से जो भी प्रश्न उत्तर याद कर रहे होते हैं, संस्कृत की किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो वो शब्द आपको बार बार आते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ सर्प, सर्प शब्द आपकी बुक में कहीं ना कहीं आ जाएगा। सर्प का मतलब होता है सांप। यानी कि बहुत सारे शब्दों के संस्कृत मीनिंग या फिर संस्कृत वर्डों के हिंदी मीनिंग अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।